आजकल टेलीविज़न पे एक एडवर्टाइजमेंट भी आती है कि जिसमें एक माँ कहती है जिनकी माँ 4 बजे उठ के खाना बनाती है वो ले जाते हैं। हाँ। वो क्या है एडवर्टाइजमेंट पता है किसी को? जी जी, डालडा की है डालडा सर। की एडवर्टाइजमेंट है जिसमें माएँ जो पहले ही शहीद वफा हैं उनको बिल्कुल शहीद कर देने का मंसूबा है। और ज़्यादा यानी एक पायलट है जो घर से जा रहा है और पायलट बड़ा वीआईपी होता है और उसको खाने पीने की कोई कमज़ोरी नहीं हो सकती, कोई दिक्कत नहीं हो सकती, पर उसकी माँ उसको ये एहसास देना चाहती है कि माँ बड़ी शहीद वफा होती है। तो वो कहती है कि जिनकी माएँ सुबह 4 बजे उठ के खाना बनाती हैं वो ले जाते हैं। तो ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो कि नेशनल टेलीविज़न पे आप रोज़ अगर सुनते हैं तो माँओं को लगेगा कि अगर वो तकलीफ़ बर्दाश्त करें तो ये कोई बहुत अच्छी बात होगी। माएँ पहले ही काफ़ी तकलीफ़ बर्दाश्त करती हैं, नहीं फिर करते हैं तो उसके बाद वो हिसाब रखते हैं इसका कि ये हमने किया है तो फिर हमारे साथ क्या हुआ। ये इससे वेरी कॉमन स्टोरी कि देखो मैंने उसके साथ ये अच्छा किया, मैंने उसके साथ वो अच्छा किया, लेकिन फिर उसने मेरे साथ क्या किया। दिस इज़ ए वेरी वेरी रियल कॉमन स्टोरी। जब लोग बात कर रहे होते हैं कि सास कह रही होती है कि मैंने बहू को बेटी बना के रखा, मैंने उसके लिए ये किया, मैंने उसके लिए वो किया, फिर देखो उसने मेरे साथ क्या किया। दैट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी। अच्छा, ये दूसरे बाज़ ये नहीं चाहते कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए भी किया जाए। दूसरे बाज़ ये चाहते हैं कि मैं कर रहा हूँ तो मेरे लिए ना किया जाए और इससे फ़र्क पता चलेगा कि मैं कितनी महान हूँ, मैं कितना ग्रेट हूँ, ताकि मुझे मौका मिले एक सुपीरियॉरिटी का किसी और रिलेशनशिप में कि जिसमें मैं बता सकूं कि देखो मैं ही हूँ इतना शहीद वफा। घरों में एक खातून होती हैं कि जो अमूमन माँ होती हैं जिनकी उम्र 65-70 साल होती है और वो सुबह 5 बजे उठती हैं, जबकि उनकी बहुएं सुबह 10-11-12 बजे उठती हैं क्योंकि वो लेट सोती हैं। और वो उन ख़वातीन के जो सो रही होती हैं उनके खामदों को भी खाना बना के देती हैं, उनके बच्चों को भी बना के देती हैं, घर का निज़ाम भी चलाती हैं। और वो यूजुअली ओवरवेट होती हैं, आम तौर पर उनको डायबिटीज़ होती है, उनको ब्लड प्रेशर होता है, उनके जोड़ों में भी दर्द होता है। और हर कोई उनको कह रहा था अम्मी जी तुसी ना इन्ना काम करा ना करा तो फिर किस तरह चले मेरा घर, ए कौन करे फिर। बाकी भी सब रस्मी तौर पर ये कहते हैं अम्मी जी तुसी ना करया करो इन्ना काम। तो वो एक बात ज़बानी रह जाती है, पर अमली तौर पर वो ख़ातून शहीद वफा होती हैं और इस तरीके से उस घर का निज़ाम चल रहा होता है। और कुर्बानी की भेंट चढ़ाना किसी बुज़ुर्ग को और किसी बुज़ुर्ग का कुर्बानी की भेंट चढ़ना को मुनासिब बात नहीं है। लेकिन जो कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप है इसमें बंदा ये नहीं चाहता कि मैंने किसी के लिए कुछ किया है तो वो मेरे लिए कुछ करे, वो ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि वो मेरे लिए ना करे ताकि डिफरेंस तो क्लियर हो ना कि वे डू आई स्टैंड, मेरा क्या मकाम है अर्शे मौला पे। तो अगर किसी ने मेरे साथ वापसी में वो कर दिया जो कि मैंने किया तो फिर तो मुझे मिलिया मेट कर दिया, बराबर कर दिया। को डिपेंडेंट रिलेशनशिप वो है। और इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप क्या है? जिसमें मैं आपके लिए ये करूं और आप मेरे लिए वो करें, और जिसमें अल्टीमेटली हिसाब किताब लेन देन जो है वो बराबर हो। लेकिन जब लेन देन बराबर हो तो वो गुड फीलिंग कहाँ से आएगी जो शहीद वफा होने से आती है? इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। रिलेशनशिप में गुड फीलिंग्स का प्रिवेल करना बहुत ज़रूरी है दो तरफ़ा तौर पर। इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप। और जब भी हम अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ कोई भी बातचीत करते हैं जिसमें हम कुछ डैमेज करते हैं, ज़ाहिर है जब हम नुक्ताचीनी करते हैं, जब हम किसी की कोताहियों का जिक्र करते हैं, जब हम किसी को वार्निंग देते हैं, किसी को हम तंबीह करते हैं, तो ऐसे मौके पे हम कुछ ना कुछ मूड और मिजाज अगले का ख़राब करते हैं। जब हम किसी पे कोई क्रिटिसिज्म करते हैं तो हम कुछ डैमेज कॉज करते हैं और हमारी ड्यूटी है कि पहली फुर्सत में उस डैमेज को अनडू कर दें। वो जो अनमोल तरीका है जिसमें आप आखिर में जो डैमेज किया था उसको अनडू करते हैं। यानी आप जब नुक्ताचीनी करते हैं, जब आप किसी को डांटते हैं या जो भी आपका रिश्ता है या इस्लाह के लिए कहते हैं, नज़र षानी के लिए कहते हैं
किसी कोताही का तज़किरा करते हैं। तो ये बात आपको समझ लगी कि जो अनमोल तरीके हैं, आपने काफ़ी पढ़ी है तो आपने उसमें ये चीज़ देखी है कि एक्चुअली जब हम किसी को नज़र सानी के लिए कहते हैं या सरजनिश करते हैं या गलती की निशानदेही करते हैं, नुक्ताचीनी करते हैं, तो उसका कुछ मूड और मोरल ख़राब कर देते हैं। जो भी डैमेज किया है मूड और मिजाज का, उसको अनडू करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम किसी को गुड फीलिंग नहीं देते, बैड फीलिंग देते हैं, तो अल्टीमेटली हमारा और उसका रिश्ता फिर नेगेटिव हो जाता है। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग हमें गुड फीलिंग देते हैं हम उन्हीं की बात मानते हैं, जो लोग हमें गुड फीलिंग नहीं देते हम उनकी बात नहीं मानते। इसी वजह से सबसे ज़्यादा हम सेलिब्रिटीज़ की बात मानते हैं, जो कसरत से ढेर सारे लोगों को, लाखों लोगों को, हज़ारों लोगों को खुशियाँ देता है, जो गुड फीलिंग्स देता है। तो सेलिब्रेट करने का मतलब होता है, जैसे आप कहते हैं कि हमने ईद मनाई, तो ये क्या होता है? मनाई, मनाना क्या है? सेलिब्रेट करना, जिसे उर्दू में मनाना कहते हैं, वो क्या होता है? खुशियाँ मनाना। ठीक है, वैसे तो यहाँ किसी शादी ब्याह के मौके पे लोग रिश्तेदारों को मनाते रहते हैं जो आते नहीं। तो खुशियाँ मनाना, सेलिब्रेट करना होता है। तो जो बंदा हमें खुशियाँ मनाने का मौका देता है, जिसका हम कहा मानते हैं, तो उनको लोग एडवर्टाइजमेंट में लेते हैं ताकि हमें हदायत दे सकें कि हमने कौन सा परफ्यूम यूज़ करना है या कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करनी है, कौन सा चिकन हमने खाना है और हमने क्या करना है और हमने क्या नहीं करना। यानी जिसने भी लंबे अरसे तक ढेर सारे लोगों को खुशियाँ दी, अच्छा एहसास दिया, उसके पास हमारी विल आ जाती है, हमारी मर्ज़ी उसके ताबे हो जाती है। फिर वो जो हमें कहते हैं हम वही करते हैं। और दोस्तों का भी हम बहुत कहा मानते हैं। तो आपको लगता है कि दोस्तों का हम कहा क्यों मानते हैं? वो भी हमें खुशियाँ देते हैं, हम भी उन्हें खुशियाँ देते हैं। तो ये एक डबल सेलिब्रिटी का रिलेशनशिप है, जो दोस्ती का रिलेशनशिप है। इट इज़ ए वेरी वेरी डेंजरस रिलेशनशिप। और ये डबल रिलेशनशिप है सेलिब्रिटी का, कि आप उसको खुशी दे रहे हैं और आपका दोस्त आपको खुशी दे रहा है और आप उसकी बात मान रहे हैं और वो आपकी बात मान रहा है। नहीं, जिनको हम दोस्त करार दे देते हैं, जिनको हम टेस्ट कर लेते हैं कि ये हमारे दोस्त हैं, या जिन्होंने हमें माजी में लेट डाउन नहीं किया होता, हमें अच्छा एहसास दिया होता है, तो घर में अगर हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और मुख्तलिफ़ रिश्तों में हम घर में एक दूसरे के साथ रहते हैं, और अगर हम एक दूसरे को अच्छा एहसास दें तो एक दूसरे की बात मानने की राह हमवार हो जाती है। ये सारी टेम्परेरी होती है, लेकिन डे टू डे बेसिस पे जब कोई कहता है ना कि तुम मेरे बेटे हो और तुम शानदार हो, पेरेंट्स की बातें मानना भी उसी सूरत में मुमकिन है कि अगर वो हमें गुड फीलिंग्स देते हैं, अगर वो हमें कंपेयर करते रहते हैं लोगों से और उस कंपैरिजन में हमें नीचा दिखाते हैं और दूसरे लोगों को ऊपर उठाते हैं। अगर हमारे घर में भी एक भाई का हवाला दे के एक दूसरे भाई को कहा जाता है कि उसको देखो वो कितना अच्छा है, तो वो बैड फीलिंग आती है। और ये जो बैड फीलिंग है ये जमा होती रहती है, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी। ये बाकायदा एक अकाउंट समझे के दिमाग में होता है कि जितनी दफ़ा किसी ने खुशियाँ दी, उतनी दफ़ा बाकायदा उतने कोट हो जाते हैं। समझिए कोट क्या होता है? एक कोट होना, जैसे लेयर ओवर लेयर जो है वो, अगर खुशियाँ जो हैं वो कोई किसी को देता है, अच्छा जो खुशियाँ होती हैं ये इनकी भी काउंटिंग होती है, लेयर ओवर लेयर ओवर लेयर। और अगर किसी को हम बैड फीलिंग देते हैं तो वो भी जमा होती रहती है, और टोटल नंबर जो है वो फैसला करता है कि उस बंदे की आप बात मानेंगे कि नहीं। मसलन आम तौर पर ये कहा जाता है कि 18 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते माँ बाप अपनी औलाद को 18,000 दफ़ा ये कहते हैं कि तुम कोई ख़ास चीज़ नहीं हो, यू डोंट अमाउंट टू बी एनीथिंग, कुछ नहीं हो तुम, बस ऐसे ही हो, तुम फजूल हो। ये अमेरिका के, ये सिर्फ अमेरिका के, पाकिस्तान में इससे डबल कर लें, पाकिस्तान में इससे डबल कर लें। और अच्छी फीलिंग जो है वो वालिदैन सिर्फ देते हैं जब बच्चा अभी साल 1.5 साल का या 2 साल का होता है। अगर उस वक्त भी वालिदैन उसको अच्छी फीलिंग ना दें तो शायद वो चलना फिरना भी पसंद ना करे, वो लेटा ही रहे।
लेकिन अमूमन छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलती है, छोटी छोटी बातों पे अप्रिसिएशन मिलती है। जब वो कोई लफ्ज़ बोलता है और वो चाहे सही बोलता है या थोड़ा बहुत गलत बोलता है तो हम उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। और छोटा बच्चा जब चलना शुरू होता है तो हम उसका भी बड़ी खुशी मनाते हैं और डंका बजाते हैं कि जी ये चलने फिरने लगा है। फ़ोन कर कर के रिश्तेदारों को बताते हैं कि ट्विंकल ट्विंकल सुना दी इसने। लेकिन जूँ जूँ वो बड़ा होता जाता है उससे एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ प्रोपोर्शन होती चली जाती है। और अगर वो 10 में से 9 नंबर लेता है तो हम उसके उस एक नंबर को कोसते हैं जो कि उसने नहीं लिया, और उसको किसी न किसी वजह से लेट डाउन करते हैं, क्योंकि उसको रोज़ देखते रहते हैं, उसकी शक्ल अब उतनी फैसिनेट नहीं करती। फिर दूसरे लोगों की हम खबरें सुनते हैं, दूसरे अपने बच्चों की पढ़ाई कर रहे होते हैं, दूसरे अपने बच्चों के नंबर बता रहे होते हैं, दूसरे बता रहे होते हैं कि वो यूनिवर्सिटी में गए हैं और उन्होंने इतने ज़बरदस्त ग्रेड्स लिए हैं, या इस तरह की कोई बात जो है वो सुनते हैं। तो उससे जो बैड फीलिंग है वो जमा होनी शुरू हो जाती है। और वालिदैन चूँकि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रखते हैं औलाद से, खुसूसन पढ़ाई के फील्ड में, और वो जो पढ़ाई का सिस्टम ऐसा है कि हर बच्चा अव्वल नहीं आ सकता, अगरचे स्कूल वालों की कोशिश होती है कि हर बच्चा अव्वल आ जाए, लेकिन हर बच्चा अव्वल नहीं आ सकता। लिहाजा उस वजह से बच्चों के अंदर एक नेगेटिव फीलिंग का पैदा होना आम बात है। लेकिन वो जो आप कह रहे थे कि गाड़ी ख़रीद के दी या फ़लाँ चीज़ करके या बर्गर खिला के दिया, तो ये इन चीज़ों के बारे में आम तौर पर बच्चों का ख्याल होता है कि ये चीज़ें लेके नहीं देनी थी, जम्मिया नहीं सानू, मतलब पैसे वगैरह ये चीज़। लेकिन जब तक वालिदैन उनको ये नहीं कहते कि तुम हमारा बहुत बड़ा असासा हो, तुम बहुत एसेट हो हमारा, और तुम्हारे जैसा कोई नहीं, और तुमसे बहुत प्यार है और तुम्हारा बड़ा एहतराम है। क्योंकि सबसे बड़ा जो खौफ होता है औलाद को वो ये होता है कि माँ बाप हमें कहीं छोड़ तो नहीं देंगे, यानी ख़ास तौर पर माँ के बारे में, क्योंकि उनको एक तलख तजर्बा माँ की तरफ से हो चुका होता है और वो अनकॉन्शियसली उसको हमेशा हॉन्ट करता है। बच्चा माँ के पेट में 9 महीने इंजॉय करता है और उसको बिल्कुल कोई शॉक अब्जॉर्बर उसके इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि कोई उसको झटका नहीं लगता। खाना पीना उसको 24/7 ऑटोमेटिक मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, उसको फेफड़े भी अपने इस्तेमाल नहीं करने पड़ते ऑक्सीजन के लिए, उसके फेफड़े काम ही नहीं करते माँ के पेट में, और उसको किसी चीज़ के लिए रोना नहीं पड़ता, और उसको हर शय बैठे बिठाए एक कंफर्टेबल माहौल में मिलती है। एंड देन सडनली वन डे ही इज़ एक्सपेल्ड, वो दुनिया में आ जाता है। और दुनिया में आके बच्चा पहले सबसे क्या करता है? रोता है। बंदा खुशी होती है तो रोता है नहीं, प्रोटेस्ट करता है, रोता है, कहता है ये की हो गया, ए मेरे नाल की हो गया, मुझे क्यों निकाला, मतलब ये इस तरह की बहुत मसला हो जाता है उसका। तो ये जो बात होती है, उसके बाद जब उसको भूख लगती है तो वो क्या करता है? रोता है। जब उसको कोई सर्दी लगती है तो क्या करता है? रोता है। पेट में दर्द होती है तो रोता है, और गीला हो जाता है, खुद ब खुद उसका पेशाब निकल जाता है तो फिर वो गीला हो जाता है, फिर रोता है। यानी उसका जो फुल टाइम जिम्मेदारी है वो रोना है, रोना धोना। बात सिंपल सी है कि वो रोता है तो उसको मिलता है कुछ। और अगर 1 साल का बच्चा हो तो उसको ये जो जन्नत अर्जी से उसको निकाला जाता है, उसको वो अनकॉन्शियसली मिस कर रहा होता है। और 1.5 साल की उम्र में भी जब उसकी माँ उसको छोड़ के दूसरे कमरे में जाती है तो वो रोता है। और वो जब स्कूल छोड़ती है माँ उसकी 4 साल की उम्र में, तो तब भी रोता है, और उसको हमेशा ख्याल होता है कि मेरी माँ मुझे छोड़ जाएगी। और माँ बाप के बारे में या बहन भाइयों के बारे में या दूसरे इंसानों के बारे में जिससे हम रिश्ता बनाना चाहते हैं, हमें हर वक्त फ़िक्र रहती है कि एक दिन हमें छोड़ जाएंगे। और इसलिए जब हम किसी को तनकीद का निशाना बनाते हैं, नुक्ताचीनी का निशाना बनाते हैं, डांटते हैं, तो पहला ख़तरा उसको ये होता है कि नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये मुझे छोड़ देंगे। लिहाजा ये जो डैमेज होता है मूड और मिजाज का, इसको अनडू करने के लिए आप उसे कहते हैं, यानी जब आप कंधे पे हाथ रख के अपनी तरफ पुल करते हैं और गले से लगाते हैं, और आप कहते हैं कि
आप मेरा कीमती एहसासा हैं और मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं बहुत एहतराम करता हूँ आपका, और इस एक गलती के अलावा आप में कोई मसला नहीं है। इस वक्त सिर्फ जो एक आपका बिहेवियर है वो ज़ेरे गौर है, और आप अपने रवैये पे नज़र षानी कर ले, यू आर बेटर देन दैट, और फिर आप कंधे से अपनी तरफ उनको थोड़ा पुल करते हैं और गले लगाते हैं और प्यार करते हैं। तो जो डैमेज हुआ होता है गुफ्तगू से, जो डैमेज हुआ होता है नुक्ता चीनी से, वो अंडू हो जाता है। ये एक वाहद चीज़ है जो कि इकट्ठे रहने वाले लोगों के लिए कारआमद है, चाहे वो वर्क प्लेस पे इकट्ठे रहें, चाहे वो घर में इकट्ठे रहें, चाहे वो सोसाइटी में इकट्ठे रहें, कि जब भी आप नुक्ताचीनी करें, कोताही का एहसास दिलाएं या कोई वार्निंग दें या कोई इस्लाह का प्रोग्राम बनाएं, तो आपको इससे होने वाला मुतवक्को जो नुकसान है उसको फौरी के फौरी वापस पूरा करना है, गले लगा के या प्यार करके या हाथ मिला के या ज़बानी कह के कि इस एक गलती के अलावा आप में कोई कमी नहीं है, और यू आर एन एसेट फॉर मी, यू आर एन एसेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, यू आर एन एसेट फॉर द सोसाइटी। जैसे कोई अगर आपको पुलिस वाला चलान करे और वो 500 रुपये की पर्ची काट के पकड़ा रहा हो और आपको कह रहा हो कि इस एक गलती के अलावा वैसे आप कौम का सरमाया है, तो ये 500 रुपये आप दे दें, और आपसे बस ये कुताही हुई है कि आपने रेड सिग्नल तोड़ा था, बाकी आप बड़े आला इंसान हैं और आप एक गुड लुकिंग पर्सन है और यू आर बेटर देन दैट। उम्मीद है कि आप नज़र षानी करेंगे आइंदा। तो जब इस किस्म की बात आप साथ करते हैं और आपका मैसेज भी चला जाता है, तो आपके जो रिलेशनशिप हैं वो फौरी के फौरी हील होना शुरू हो जाते हैं। आप अगले दिन पे बात नहीं डालते, आप विदिन 60 सेकंड सारा काम करते हैं। पहली बात कि आपने ये किया, इससे मुझे दुख हुई, तकलीफ़ हुई और मुझे बुरा लगा और मुझे गुस्सा आया और मैं अफसरदा हूँ, मैं अपसेट हूँ, या जो मर्ज़ी कह ले, 20 सेकंड में आपने कहना है। और फिर आप कहते हैं कि आप मेरा असासा है, यू आर बेटर दैन दिस, आप बेहतर इंसान हैं, मैं आपसे अच्छी तवक्कुआत रखता हूँ, तो आप आइंदा मोहतात रहिएगा, मैं आपसे रवैया बदलने के लिए इल्तिजा करता हूँ या अपील करता हूँ। और इस एक चीज़ के अलावा आप में कोई इस वक्त मुझे मसला नज़र नहीं आ रहा, और मैं आपको पूरी तरह ओन करता हूँ और आपका बड़ा मैं मशकूर हूँ कि आप दीगर मामलात अच्छी तरह निभा रहे हैं। जितना भी ज़रूरत हो, जब आप करने लगते हैं तो आपको बेहतर करना आ जाता है, और फौरी के फौरी जो एक छोटा सा डेंट पड़ता है, जैसे कभी आप गाड़ी चलाते हो तो कोई गाड़ी छू जाए तो एक छोटा मोटा डेंट पड़ता है, तो आपकी क्या कोशिश होती है भला? आप कहते हैं उसी वक्त थोड़ा सा उसको बाहर खींच के आप किसी तरीके से उस डेंट को उस वक्त निकालना चाहते हैं। अगर पॉसिबल हो तो आप उसे सही करने की कोशिश करते हैं। इससे आपकी, जब घर में कोई फ़र्द गुस्से में आके शीशे तोड़ देता है तो आप क्या करते हैं? आप फौरी तौर पर शीशे वाले को बुला के शीशे ठीक कराते हैं, और आप सारा जो मंज़र होता है चाहे वो कुआ का, वो उसको, हाँ, हालांकि उस इशू में हम ये कहते हैं कि जब अगर कोई बंदा घर में चीज़ें तोड़ दे तो फिर आपने उन चीज़ों को वैसे के वैसे ही पड़ा रहना है, आपने उस मंज़र में कोई तब्दीली नहीं करनी, ताकि वो बंदा पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन देखे कि वो सामान सारा वहीं पड़ा है, तो वो उसका क्या रिएक्शन हो सकता है? वो आपसे कह सकता है कि उन चुको सारा सामान? नहीं, वो आधी रात को देखेगा कि कोई देख तो नहीं रहा, और उसके बाद वो जितना उसने वो सामान तोड़ फोड़ की हुई थी वो सारा उसको वो खुद उठाएगा, और होपफुली नेक्स्ट टाइम वो ऐसा काम नहीं करेगा। तो इट इज़ ऑल अबाउट रिलेशनशिप। घरों में जो रिलेशनशिप है, इसी से आपकी खुशियाँ वाबस्ता हैं। आपकी खुशियाँ दौलत से नहीं वाबस्ता, वरना तमाम अमीर घराने खुशियों से भरे हुए होते। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि जितने ज़्यादा पढ़े लिखे अमीर घराने होते हैं, वहाँ खुशियों का उतना ही एक कंगाल होता है वो घर। तो इसका मतलब है कि खुशियों का ताल्लुक़ आपके बाहमी इंटरेक्शन से है। किस तरह आप एक दूसरे से बातचीत करते हैं, आप खामोश भी नहीं रहते, आप अंदर अपने गुस्से को पी भी नहीं जाते, आप अपने गिले शिकवे का इजहार करते हैं, और उस गिले शिकवे के इजहार के दौरान जब आप देखते हैं कि दूसरा अनकंफर्टेबल हुआ है, बेचैन हुआ है, या उसको कोई तकलीफ़ पहुंची है,
तो आप उसको उसी वक्त रिपेयर कर देते हैं और आप बता देते हैं कि आपका जो ओरिजिनल रिलेशनशिप है उस बंदे के साथ वो अभी भी कायम है और आप उसे कभी अबेंडन नहीं करेंगे। इसको कहते हैं फियर ऑफ अबेंडननेस, फियर ऑफ अबेंडनमेंट इसको कहते हैं, जो कि जैसे ओरिजिनल फियर है इंसान का, क्योंकि उसको एक कंफर्टेबल माहौल में कुछ वक्त गुजारने से जो आदत हो जाती है, जब वो वापस दुनिया में आता है तो उसको वो माहौल याद आता रहता है और उसको डर लगता रहता है कि मेरी माँ या मेरा बाप या मेरा बॉस या कोई मेरा दोस्त या कोई बीवी या कोई खामद मुझे अबेंडन कर देगा। और ये फियर ऑफ अबेंडनमेंट ह्यूमन बीइंग का फियर है। आपको पता है ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हवा को भी जन्नत से निकाला गया था, तो एक कहानी वो भी है जो फियर ऑफ अबेंडनमेंट की है कि उनसे गलती हुई और उनको जो है वो निकाला गया। तो ये सारी की सारी जो ओरिजिनल पेन है बनी नौ इंसान की, इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जब हम अपने रिश्तों में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो ना तो हमें खामोशी सूट करती है। सिंपल सी बात यह है कि जो फियर ऑफ अबेंडनमेंट है या किसी किस्म की जो फीलिंग्स मजरूह होती हैं और जिनकी हम केयर करते हैं, जिनके साथ हम रिश्तों में बटे होते हैं, उनके साथ जब भी हम कोई उनके जज्बात मजरूह करें तो उसी मीटिंग में उन जज्बात को वापस जो है ठीक करना भी हमारी ज़िम्मेदारी है, वरना फिर वो हमारी बात नहीं मानेंगे, हम उनकी बात नहीं मानेंगे और घरों में फसाद बढ़ता रहेगा। पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई काम करते हैं तो उसके कंसिक्वेंसेस के लिए भी तैयार होना चाहिए। जब आप कोई काम करते हैं तो जाहिर बात है कि जो रिवॉर्ड आपके पास होता है उसको विड्रॉ किया जा सकता है। फैमिलीज़ में भी ऐसा होता है कि जब कोई बच्चा गाड़ी इस्तेमाल करता है और बार बार एक्सीडेंट करता है, गाड़ी को तोड़ता है, तो घर वाले क्या करते हैं, चाबी वापस ले लेते हैं उससे। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि किसी चीज़ को अगर जानबूझ के कोई नुकसान पहुँचाता है तो फिर उसको उस रिवॉर्ड महरूम करना वो बिल्कुल कारआमद है।